Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Risan Bhatt and I'm teacher at Boys Higher Secondary School, Haridispar class 11 subject chemistry. My today's topic is stability of completely filled and half filled orbitals. ठीक है ना? तो आज जो मेरा टॉपिक है ये है लास्ट टॉपिक इस यूनिट का. तो इंशाल्लाह इस टॉपिक को कंप्लीट करके ये यूनिट खत्म हो जाएगा. तो जो इसके बाद दूसरा टॉपिक है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो उसका हमने इंट्रोडक्शन किया है. ठीक है ना? तो आज लास्ट टॉपिक है द स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. तो इस चीज़ को इस टॉपिक को समझने के लिए हमें यहाँ पे हम लिखेंगे 3D सीरीज़. ठीक है ना? इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. तो मेरे पास जो 3D सीरीज़ है एलिमेंट्स की वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. तो यहाँ पे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 21, 22 इसका है 23, वेनेडियम का है, क्रोमियम का है 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ठीक है ना? अब मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे लिख देता हूँ. तो ये है आर्गन कोर. उसके बाद हमारे पास 4 ऑर्बिटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. यहाँ पे हम सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए 3D लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4s. जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो पहले 4s में होते हैं, उसके बाद 3D में होते हैं क्योंकि 4s की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 3D. तो यहाँ पे 18 हैं. अब 2 बज गए तो 18, 19, 20 और 1 हो गया 21. ठीक है ना? तो ये है 3D1 4s2 इसकी कन्फिगरेशन. तो इसकी कन्फिगरेशन यहाँ पे आर्गन कोर ऐसे ही, फिर हम लिखेंगे 3D2 4s2. ठीक है ना? यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे हम 3D3 इसकी कन्फिगरेशन 3D3 4s2. यहाँ पे लिखेंगे हमें लिखना था जो एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन यहाँ पे है हमें लिखना था 3D4 4s2, लेकिन हम लिखेंगे 3D5 4s1. ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं डालूंगा स्टार. उसके बाद यहाँ पे 3D5 4s2, यहाँ पे 3D6 4s2 आर्गन कोर मेंशन करके. ठीक है ना? आर्गन कोर. उसके बाद 3D7 4s2. उसके बाद यहाँ पे आर्गन कोर 3D8 4s2. यहाँ पे हमें लिखना था 3D9 4s2, लेकिन मैं लिखूँगा 3D10 4s1 3D10 4s1. यहाँ पे ऐसे मैं लिखूँगा 3D10 4s2 इसकी कन्फिगरेशन. ठीक है ना? इसकी जिंक की कन्फिगरेशन. तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने लिखी है तो इसमें जो हम देखते हैं क्रोमियम जो है, क्रोमियम हमारे पास क्रोमियम की एक्सपेक्टेड, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24. इसकी एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन जो है एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसकी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है क्रोमियम की वो क्या है, वो है आर्गन कोर 3D4 4s2. ठीक है ना? लेकिन इसकी एक्चुअल कन्फिगरेशन क्या है, इसकी एक्चुअल कन्फिगरेशन अगर हम लिखेंगे वो क्या है, वो है आर्गन कोर 3D5 4s1. ठीक है ना? ऐसे ही जो एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन है जिंक में, तो जिंक में एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन जो है जिंक की वो क्या है, जिंक की एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन जो है वो है जिंक जो है इसका एटॉमिक नंबर, सॉरी कॉपर जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है, कॉपर के लिए एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार डाला है. तो कॉपर जो है इसका एटॉमिक नंबर है 29. इसकी एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन जो है इसकी एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन है आर्गन कोर 3D9 4s2. लेकिन इसकी एक्चुअल कन्फिगरेशन क्या है, इसकी एक्चुअल कन्फिगरेशन जो है वो है आर्गन कोर 3D10 4s2. ठीक है ना? अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो क्रोमियम और जो कॉपर है यहाँ पे ये हमें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाता है. ठीक है ना? क्रोमियम और कॉपर हमें यहाँ पे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाता है. अब वजह क्या है, क्रोमियम और कॉपर हमें क्यों एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाता है? तो पहली जो बात है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्रोमियम की, तो क्रोमियम की जो एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. यहाँ पे आर्गन कोर फिर यहाँ पे 3D4 4s2. तो इसकी एक्चुअल कन्फिगरेशन वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्गन कोर 3D5 4s1. ठीक है ना? अगर इसका हम अरेंजमेंट देखेंगे तो यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4. तो ये है डी के लिए 5. तो ये है 4s, ये है 3D, ये है 4s. तो यहाँ पे 3D ये जो हम पे 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4. तो यहाँ पे 4s में 2 है. ठीक है ना? तो इसकी एक्चुअल कन्फिगरेशन ये है. तो अरेंजमेंट हम देखेंगे यहाँ पे, अरेंजमेंट अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5. ठीक है ना?
तो ये है 4s में 1, ठीक है ना। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये जो अब कन्फिग्रेशन है क्रोमियम की एक्चुअल कन्फिग्रेशन, अब आप इस पर नज़र डालिए तो आप देखेंगे ये जो कन्फिग्रेशन है ये सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन है, ठीक है ना। ये अब बन गई सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन, ये बन गई सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन, ये बन गई सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम देखेंगे, ऐसे ही अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो एक्चुअल कन्फिग्रेशन है कॉपर की, वो क्या है, वो है 3D, ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 4s है, ये है 3D, ये है 4s, 3D कितने हैं, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल कन्फिग्रेशन, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 4s1, तो यहाँ पे बन जाती है कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है ना। अब जो क्रोमियम और कॉपर क्यों दिखाता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो हाफ फिल्ड क्रोमियम ऐसा करने से हाफ फिल्ड बन जाता है, यहाँ पे कन्फिग्रेशन बनती है 3D5, कॉपर ऐसा करने से इसकी कन्फिग्रेशन बनती है कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D10। इसका मतलब है जो भी हमें हाफ फिल्ड या हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड, जो यहाँ पे हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड, जो हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, जैसे कि हमारे पास P3 है, हमारे पास D के लिए D5 है, F के लिए F7 है, ठीक है ना। तो कम्प्लीटली फिल्ड जो बात करेंगे वो है P6, ठीक है ना, P6 कन्फिग्रेशन है, D10 कन्फिग्रेशन है, F14 कन्फिग्रेशन है। ये जो कन्फिग्रेशंस है P3 D5 हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड, ये कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है। ये कन्फिग्रेशन क्या होती है, स्टेबल। क्यों होती है ये कन्फिग्रेशन स्टेबल, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो ये कन्फिग्रेशन जो होती है दे आर स्टेबल। क्यों ये स्टेबल होती है, दो वजह से। एक, ये माना जा रहा है कि बिकॉज ऑफ सिमेट्री these configurations are stable, and another factor is because of exchange energy। वहाँ पे जो exchange energy है ज़्यादा रिलीज हो जाती है जब एक एलिमेंट के पास हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। जब एक एलिमेंट के पास हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी तब जाके इसमें एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो जाएगी, तो ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है ना। चलो हम इस हवाले से बात करते हैं क्रोमियम की। तो क्रोमियम में हमने अभी देखा कि क्रोमियम में जो कन्फिग्रेशन है वो है D5 कन्फिग्रेशन। तो क्रोमियम में कौन सी कन्फिग्रेशन है, क्रोमियम में D5 कन्फिग्रेशन है। अगर हम देखेंगे क्रोमियम में D5 कन्फिग्रेशन, तो इस एतबार से यहाँ पे कन्फिग्रेशन है D5, ये है D सबशेल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5, ये है इलेक्ट्रॉन नंबर 1। तो इस इलेक्ट्रॉन में कितनी पॉसिबिलिटीज़ है एक्सचेंज करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ हो गए 2, इसके साथ हो गए 3, इसके साथ हो गए 4। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट जो है इसके पास कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, 4, ठीक है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन सेकंड है, इलेक्ट्रॉन सेकंड के पास कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6, ये है इलेक्ट्रॉन नंबर 2। अब ये है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 के पास कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, हो गए 1, हो गए 2, हो गए 3। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 के पास कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, 3। इलेक्ट्रॉन नंबर 2 के पास 3 एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नंबर 3 की, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तीसरा इलेक्ट्रॉन नंबर 3, ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक्सचेंज पॉसिबल है वो है 2, ठीक है ना, वो है 2। अब बच जाता है 1, उसके लिए इलेक्ट्रॉन नंबर 4 के लिए जो कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, 1। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर आप देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे कितने बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज हम सम अप करेंगे, नंबर ऑफ एक्सचेंज कहाँ कितने हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ एक्सचेंज है यहाँ पे 4, ठीक है ना, फिर है +3, फिर है 2, प्लस है 1, ठीक है ना, 4 3 7 +3 हो गए 10। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे 10 है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे
तो यहाँ पे एक्सचेंज 10 है। अगर हम बात करेंगे D4 कन्फिग्रेशन की, इसमें अगर हम बात करेंगे D4 कन्फिग्रेशन की, इसी क्रोमियम में अगर हम बात करेंगे D4 कन्फिग्रेशन की, तो D4 कन्फिग्रेशन मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स है, D में पाँच नहीं अब 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ए के लिए कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है 2 3। तो इलेक्ट्रॉन नंबर ए के लिए कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, 3। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 के लिए कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, इसके साथ कर सकता है इसके साथ, तो 2। इलेक्ट्रॉन नंबर 2 के लिए 2 एक्सचेंज पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 3 के लिए कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन नंबर 3 के लिए एक एक्सचेंज पॉसिबल है। सो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हुए यहाँ पे, 3 2 5 और हो गए 6। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे D4 में नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हैं, 6। तो D5 में नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हैं, 10। इसका मतलब है यहाँ पे ज़्यादा एक्सचेंज होंगे तो ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो ये D5 कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। इसका मतलब है जो हाफ फिलेट एंड कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस है एलिमेंट्स के, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उसमें जो है नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो जाती है। तो दूसरा फैक्टर है सिमेट्री। ऐसा करने से जो कन्फिग्रेशन बनती है सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन होती है स्टेबल कन्फिग्रेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक एंड थैंक्स for watching this whole unit, and this topic completes this unit structure of atom, and we have already started the unit periodic classification of elements, and in that unit we have completed the introduction, and the rest of the topics we will take them one by one, and inshallah hopefully we are going to complete that unit in limited time period, because that has got a little bit of syllabus as computer. I can say near about half of that as was in the structure of atom. So thanks for watching today's topic.